नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्विक इंटेल के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 1-2 दिन से मैं आपकी ये सीरीज़ कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ गई थी। आज से कोशिश करूँगी कि ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रीय आय से संबंधित हम आपके लिए पीवाईक्यू और एमसीक्यू लेके आए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को मापने का सबसे उपयुक्त आर्थिक समाहार क्या है? ऑप्शन ए है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ऑप्शन बी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी। ऑप्शन सी है साधारण लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ऑप्शन डी है बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो दोस्तों, आपको जैसे मालूम ही होगा कि आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों, इसका सटीक आंसर जो है वो सी होगा। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय को एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है क्योंकि यह देश के नागरिकों द्वारा उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक मूल्य बताता है और यही जो है सही आर्थिक कल्याण का सही सूचक भी माना जाता है। आज का दूसरा क्वेश्चन जो है, सकल घरेलू उत्पाद से शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए कौन सा समायोजन किया जाता है? ऑप्शन ए है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जिसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड भी कहते हैं को घटाया जाता है। ऑप्शन बी है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी है मूल्यह्रास को घटाया जाता है। ऑप्शन डी है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सटीक आंसर सी होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर जीडीपी से मूल्यह्रास घटा दे तो हमें एनडीपी प्राप्त होता है क्योंकि मशीनों के घिसने या पुराने होने से उत्पादन मूल्य जो है घट जाता है। इसलिए जीडीपी माइनस मूल्यह्रास इक्वल टू एनडीपी होता है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सूत्र क्या है? बहुत बार दोस्तों आयोग द्वारा ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया जाता है और पूछा जाता है कि सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र क्या होगा या सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में क्या सही होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए है जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन बी है जीएनपी इक्वल टू एनडीपी प्लस मूल्यह्रास। ऑप्शन सी है जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ऑप्शन डी है जीएनपी इक्वल टू एनएनपी प्लस मूल्यह्रास। तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो भी सी होगा। जीएनपी का फॉर्मूला जो होता है जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, यानी कि इसका मतलब है कि देश के नागरिकों की विदेशों से कमाई भी इसमें जोड़ी जाती है। इससे देश की कुल राष्ट्रीय आय का पता चलता है। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, बाजार मूल्य को साधन लागत में बदलने के लिए क्या समायोजन आवश्यक है? ऑप्शन ए है मूल्यह्रास घटाया जाता है। ऑप्शन बी है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जोड़ी जाती है। ऑप्शन सी है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाया जाता है। ऑप्शन डी है केवल सब्सिडी जोड़ी जाती है। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन को समझो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाली जाती है क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मार्केट प्राइस में जो है टैक्स और सब्सिडी शामिल होती है, इसलिए एनएनपी एट फैक्टर पाने के लिए एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटाया जाता है, यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। दोस्तों, अगर आपको ये फॉर्मूला चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी देश का जीडीपी एट मार्केट प्राइस उसके जीएनपी एट मार्केट प्राइस से अधिक है तो इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय सकारात्मक है। ऑप्शन बी है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जो है नकारात्मक है। ऑप्शन सी है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर सकारात्मक है। ऑप्शन डी है मूल्यह्रास बहुत अधिक है। तो दोस्तों, सिंपल तरीके से पहले क्वेश्चन को समझो, अगर जीडीपी से जीएनपी ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, इसका मतलब है कि विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध कारक आय नकारात्मक है, यानी कि विदेशों को दी गई आय जो है वहां से मिली आय से ज्यादा है। आज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों, वो हमने रखा है गणना की विधि। गणना की विधि जो टॉपिक है उससे हमने रखा है। तो दोस्तों, वीडियो को होल्ड करिए और क्वेश्चन को पढ़िए। राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि यानी कि इनकम मेथड में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है कर्मचारियों का मुआवजा। ऑप्शन बी है परिचालन अधिशेष। ऑप्शन सी है हस्तांतरण भुगतान यानी कि ट्रांसफर पेमेंट्स। ऑप्शन डी है स्व नियोजितों की मिश्रित आय। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सटीक आंसर सी होगा। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को अगर समझना है ना तो इसका मेथड मैं आपको बताती हूँ कि आपको पहले इस क्वेश्चन को जो है सिंपल सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है ताकि आपको जल्दी से समझ आए। ये जो भी भारी भरकम शब्द जो दिए होते हैं ये सिर्फ डराने के लिए दिए जाते हैं ताकि बच्चा पहले ही डर जाए। तो मतलब इस क्वेश्चन को आप कैसे पढ़ सकते थे, कैसे पढ़ा जा सकता है सिंपल वे में, मैं आपको समझाती हूँ। इनकम मेथड में क्या शामिल नहीं होता है, डायरेक्ट ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, ऑप्शन सी में जो है ट्रांसफर पेमेंट को जो है शामिल इसमें नहीं किया जाता है क्योंकि इसके बदले कोई उत्पादक सेवा नहीं दी जाती है, जैसे पेंशन या छात्रवृत्ति। ये आय नहीं है, ये सहायता होती है सिर्फ। आज जो है दोस्तों, हमने क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी है। आज इसमें लगभग 20 क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राष्ट्रीय आय की गणना की व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड में कौन सा कारक शामिल नहीं होता है? ऐसे वाले क्वेश्चन को जो है आपने सबसे पहले जो है सॉल्व करने से पहले नहीं को हाईलाइट कर देना है क्योंकि बहुत बार हम ये सोचते हैं कि क्या शामिल होता है और हमें जो ऑप्शन इजी लगता है हम उसको टिक कर देते हैं और वो फिर हमारा गलत हो जाता है क्योंकि हमने उसमें जो है नहीं देखा होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। ऑप्शन बी है सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ऑप्शन सी है शुद्ध निर्यात। ऑप्शन डी है मध्यवर्ती उपभोग को जो है दोस्तों इंटरमीडिएट कंजप्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मध्यवर्ती उपभोग जो है राष्ट्रीय आय की गणना व्यय घटकों में शामिल नहीं होता क्योंकि ये जो है उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन यह जो है अंतिम खर्चा नहीं है। हम सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को जोड़ते हैं। उत्पादन विधि
या मूल्यवर्धित विधि, जिसे इंग्लिश में वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है केवल सरकारी आय की गणना करना, ऑप्शन बी है मुद्रास्फीति के प्रभाव को मापना, ऑप्शन सी है दोहरी गणना की समस्या से बचना, ऑप्शन डी है केवल निर्यात का मूल्य मापना। तो दोस्तों ऑप्शन सी है जो है इसका सटीक आंसर होगा, दोहरी गणना की समस्या से बचना। वैल्यू एडेड मेथड जो है दोस्तों, इसका मकसद जो है दोहरी गणना से बचना होता है। हर चरण में सिर्फ वैल्यू एडेड यानी जोड़ा गया नया मूल्य गिना जाता है। इससे क्या होता है कि इससे वास्तविक उत्पादन का आंकड़ा मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा आइटम परिचालन अधिशेष का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है किराया और रॉयल्टी, ऑप्शन बी है ब्याज, ऑप्शन सी है कॉर्पोरेट लाभ, ऑप्शन डी है कर्मचारियों का वेतन और मजदूरी। तो दोस्तों इसमें आपको ऑपरेशन सरप्लस का हिस्सा क्या नहीं है ये ढूंढना है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सटीक आंसर होगा, कर्मचारियों का वेतन और मजदूरी जो है इसका हिस्सा नहीं होता है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सरफेस में अब बात करते हैं कि क्या शामिल होता है। ऑपरेटिंग सरफेस में जो है किराया, ब्याज, लाभ शामिल होते हैं, लेकिन वेतन और मजदूरी इसमें शामिल नहीं होते क्योंकि ये उन स्टेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ये हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है स्व उपभोग के लिए किसानों द्वारा उगाए गए अनाज की अनुमानित मूल्य, ऑप्शन बी है पुराने शेयर और बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त लाभ, ऑप्शन सी है एक भारतीय बैंक की विदेशी शाखा द्वारा अर्जित लाभ, ऑप्शन डी है सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिया गया वेतन। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 10 का सटीक आंसर बी होगा। ऑप्शन नंबर 10 को जो है दोस्तों आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझना है कि एनएमटी एट फैक्टर ऑफ कॉस्ट में क्या शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों जो पुराने शेयर या बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त हुआ लाभ जो है इसमें शामिल नहीं होता है क्योंकि ये नई उत्पादन गतिविधि नहीं है। राष्ट्रीय आय में सिर्फ करंट प्रोडक्शन शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, वास्तविक राष्ट्रीय आय यानी कि रियल नेशनल इनकम की गणना किस आधार पर की जाती है? ऑप्शन ए है प्रचलित बाजार कीमतों पर, ऑप्शन बी है आधार वर्ष की स्थिर कीमतों पर, ऑप्शन सी है केवल सरकारी व्यय पर, ऑप्शन डी है केवल कारक आय पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी है जो है दोस्तों इसका सटीक आंसर होगा। तो दोस्तों वास्तविक राष्ट्रीय आय को बेस ईयर की स्थिर कीमतों पर मापा जाता है। इससे पता चलता है कि उत्पादन में कितना वास्तविक बदलाव हुआ है, न कि सिर्फ कीमतों के कारण। आज का क्वेश्चन नंबर 12 जो है दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी की तुलना में वास्तविक जीडीपी को क्यों बेहतर माना जाता है? ऑप्शन ए है यह विदेशों से प्राप्त आय शामिल करती है, ऑप्शन बी है यह मूल्य ह्रास को हटा देती है, ऑप्शन सी है यह मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर उत्पादन के वास्तविक परिवर्तन को दर्शाती है, ऑप्शन डी है यह घरेलू क्षेत्र की आय को दर्शाती है। तो दोस्तों सी जो है इसका सटीक आंसर होगा। नॉमिनल जीडीपी की तुलना में रियल जीडीपी को क्यों बेहतर माना जाता है? क्योंकि यह रियल जीडीपी में मुद्रास्फीति का प्रभाव हटा दिया जाता है। इससे हमें असली उत्पादन वृद्धि का जो है अंदाजा मिल पाता है, सिर्फ कीमत बढ़ने का नहीं। आज का क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी वर्ष नाम मात्र जीडीपी रुपए 2400 करोड़ है और जीडीपी डिफ्लेटर 150 है तो वास्तविक जीडीपी क्या होगी? ऑप्शन ए है रुपए 3600 करोड़, ऑप्शन बी है रुपए 1800 करोड़, ऑप्शन सी है रुपए 1600 करोड़ और ऑप्शन डी है 1000 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है दोस्तों ऑप्शन सी जो है सटीक आंसर होगा। और दोस्तों आपको ये कमेंट में बताना है कि ऐसा क्यों होता है, मतलब आपको इसका मेथड मुझे बताना है कि गणना किस प्रकार इसमें की जाती है। ऑप्शन नंबर 14 है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या मापता है? ऑप्शन ए है अर्थव्यवस्था की कुल कारक आय, ऑप्शन बी है निर्यात और आयात के बीच का अंतर, ऑप्शन सी है नाममात्र और वास्तविक जीडीपी के बीच का अनुपात यानी कि मूल्य स्तर में परिवर्तन, ऑप्शन डी है सकल से शुद्ध समाहार का अंतर। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है दोस्तों ऑप्शन सी जो है इसका सटीक आंसर। सबसे पहले हमको समझना होगा कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या मापता है। जीडीपी डिफ्लेटर जो है दोस्तों मूल्य स्तर में परिवर्तन को बताता है। यह नॉमिनल और रियल जीडीपी का अनुपात होता है। इससे अर्थव्यवस्था में महंगाई या अपस्फीति का संकेत मिलता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के 15वें क्वेश्चन की तरफ। अपस्फीति के समय नाम मात्र जीडीपी का वास्तविक जीडीपी से क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए है नाम मात्र जीडीपी वास्तविक जीडीपी से अधिक होती है, ऑप्शन बी है नाम मात्र जीडीपी वास्तविक जीडीपी के बराबर होगा, ऑप्शन सी है नाम मात्र जीडीपी वास्तविक जीडीपी से कम हो सकता है, ऑप्शन डी है दोनों के बीच कोई संबंध नहीं होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सटीक आंसर जो है क्वेश्चन नंबर सी है, नाम मात्र जीडीपी वास्तविक जीडीपी से कम हो सकता है। अपस्फीति यानी कि कीमतों में गिरावट, इस स्थिति में नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी से कम हो जाती है क्योंकि उत्पादन समान रहते हुए भी मूल्य घट जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सी जो है सटीक आंसर। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत कम सब्सक्राइबर्स है मेरे, तो थोड़ा सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ये मैं जो क्वेश्चन लोग प्रैक्टिस सेट में करवाते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको फ्री प्रोवाइड करवा रही हूँ, बाकी आप लोग खुद ही समझदार है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हस्तांतरण भुगतान यानी कि ट्रांसफर पेमेंट को राष्ट्रीय आय की गणना में क्यों शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है क्योंकि वे केवल सरकारी व्यय है, ऑप्शन बी है क्योंकि वे विदेशों से संबंधित होते हैं, ऑप्शन सी है क्योंकि उनके बदले में कोई वर्तमान उत्पादक सेवा प्रदान नहीं की जाती है, ऑप्शन डी है क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि राष्ट्रीय आय की गणना में ट्रांसफर पेमेंट को क्यों शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि उनके बदले में कोई वर्तमान उत्पादन सेवा प्रदान नहीं की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेंशन या बेरोजगारी भत्ता, ये आय नहीं आर्थिक सहायता इन्हें माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमने कथन कारण से रखा है। कथन ए है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को सकल घरेलू उत्पाद से बेहतर माना जाता है। कारण आर है, जीएनपी में विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय शामिल होती है। तो दोस्तों अब इसके ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यह सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, एक ही बात होती है। ऑप्शन बी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी है ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो वो सटीक होगा। सबसे पहले बात करते हैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ने का आपका मेथड जो है वो क्या होना चाहिए। आपको डायरेक्ट ऐसे पढ़ना है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को सकल घरेलू उत्पाद से बेहतर माना जाता है। कारण की जगह आपको डायरेक्ट क्या पढ़ना है, यहाँ पर कारण आर की जगह आपको पढ़ना है, क्योंकि जीएनपी में विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय शामिल होती है। अगर आपको लगता है आपने टॉपिक पढ़ा है ये, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही है कि नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि कारण कथन ए और कारण आर दोनों आपस में रिलेट करते हैं, तो इसका मतलब है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सटीक आंसर हो जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के 18 क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक कल्याण यानी कि इकोनॉमिक वेलफेयर का सबसे अच्छा सूचक किस समाहार को माना जाता है। ऑप्शन ए है जीडीपी एट एमपी यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ऑप्शन बी है नाममात्र जीएनपी। ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी। ऑप्शन डी है शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है सी इसका सटीक होगा, प्रति व्यक्ति वास्तविक एनएनपी। यानी कि क्वेश्चन में पूछा है कि आर्थिक कल्याण का सबसे अच्छा सूचक क्या हो सकता है। तो दोस्तों पर कैपिटा रियल एनएनपी को सबसे अच्छा सूचकांक जो है दोस्तों माना जाता है, क्योंकि यह प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय बताता है, यही देश के जीवन स्तर को भी दर्शाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये भी हमने कथन कारण वाला ये रखा है। तो कथन ए है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष को समय समय पर बदलना आवश्यक होता है। कारण आर है अर्थव्यवस्था में समय के साथ उत्पादन की संरचना बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 के जो है दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन बी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी है ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों समझते हैं बेस ईयर जो है क्यों बदलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों समय के साथ उत्पादन की संरचना भी बदलती है और नई वस्तुएं आती है और पुरानी घटी है, इसलिए बेस ईयर को अपडेट करना जो है दोस्तों जरूरी हो जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। सकल घरेलू पूंजी निर्माण को और किस नाम से जाना जाता है। ये पूछ रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है उपभोग व्यय। ऑप्शन बी है शुद्ध निर्यात। ऑप्शन सी है निवेश व्यय यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ऑप्शन डी है सरकारी हस्तांतरण। ऑप्शन सी जो है दोस्तों इसका सटीक आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या है इसको सकल घरेलू पूंजी निर्माण को निवेश व्यय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों समझते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या कहलाता है। तो इसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है, यानी कि देश में पूंजी वस्तुओं पर किया गया कुल निवेश। ये आर्थिक विकास का एक मुख्य संकेत है। इसी के साथ दोस्तों आज के क्वेश्चन समाप्त हो। दोस्तों ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ बाकी इकोनॉमिक्स के चैप्टर भी चाहिए तो कमेंट करें और